हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं उन बच्चों को जिनको नहीं पता है। टेक्स्ट बुक का एक वीकली मॉक होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो सभी बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो वो हर संडे को खोलते हैं, तो वो सैटरडे संडे को खोलते हैं। तो इस बार 22 और 23 जून को जो उन्होंने मॉक ओपन अप किया था, ये उसके मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन होंगे। और मेन बात क्वेश्चन के सॉल्यूशन से नहीं है, मेन बात है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। वो चीज़ आपको इन मॉक्स के थ्रू मैथ और रीजनिंग में हम सिखा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर जो टफ क्वेश्चन है उसके वीडियो सॉल्यूशन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है। जो क्वेश्चन वर्थ डिस्कसिंग है, किस में आप कहाँ पर फंस सकते हो, वो भी आपको बता रहे हैं। पिछले हफ्ते भी ऐसी एक वीडियो आई है। तो जिस भाई ने ये मॉक नहीं दिया है उसको पहले मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए और उसके बाद ये डिस्कशन देखना चाहिए। तो बिल्कुल 25 के 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के उसका सोल्यूशन नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो बेसिक से होते हैं और मॉक बच्चा सिलेबस करके देता है, तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनको डिस्कस करके फायदा होगा। कभी मॉक डिफिकल्ट होगा तो ज़्यादा डिस्कस हो जाएंगे, ईजी होगा तो कम डिस्कस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ओके। तो इन मॉक के थ्रू आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बनेगी, आप क्वेश्चन को स्किप कर पाओगे, किसको मार्क एंड रिव्यू करना है, किसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा जहां पर भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो ताकि आप मेरे साथ मेरे पेज पर हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ पाओ। ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करी थी कि मॉक अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करें, सिर्फ मैथ्स का नहीं, चारों सब्जेक्ट का। तो अगर आपने ये नहीं देखी है तो अब ये देख लेना यूट्यूब के ऊपर, ये इसका नाम है, ये अगर आप लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगी। एक बार आपने इसको अच्छे से समझ लिया, फिर आप उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे आप मॉक अटेम्प्ट करने का दी बेस्ट तरीका सीख जाओगे कुछ ही मॉक्स के अंदर। ठीक है। उससे बेहतर कोई तरीका है नहीं अटेम्प्ट करने का। ठीक है भाई। और कोई आपकी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस बार ओले बोर्ड का मॉक का डिस्कशन हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो बोले कि भाई हमारे मॉक का डिस्कशन मत करो। मैं कहा ठीक है भाई, है तो उसका भी कुछ मैं देखूंगा जुगाड़। मतलब कि इस बार जो मॉक था ये मेरे को आसान लगा, तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ क्या करें, कुछ इस मॉक के चक्कर में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटलीस्ट ये वाला मॉक। चलिए जी। जो आसान क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा आसान है, जैसे आसान क्वेश्चन है कोई दिक्कत ही नहीं है, है? यहाँ पर जो आसान क्वेश्चन है ना, उसमें कई बच्चों को ये लगता है कि भाई इसको मैं किस तरीके से करूँ, मैं डेविएशन वाला मेथड यूज़ करूँ, जीरो डेविएशन है, -6 है, या सम कर लूँ। देखो भाई, जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो ना, जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप रिलैक्स हो, उसमें और दूसरे तरीके में अगर कुछ ही थोड़ा सा ही फर्क हो, तो जिसमें आप रिलैक्स हो वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको लग रहा है टाइम लेगा बट वो ईजी रहेगा। बहुत सिंपल, सम निकाल लेंगे भाई। 8 संख्याएं हैं, 10 उनका मीन है, 80 सम है। देख लेंगे सबका सम क्या हो रहा है और एक्स की वैल्यू क्या है। तो यानी कि आपको दी बेस्ट मेथड नहीं चूज करना। अगर दो मेथड में थोड़ा सा ही फर्क है कोई खास, तो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है, उसी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो, उसी तरीके से करें। ठीक है। जादुई चीज़ों के चक्कर में मत रहा करो। क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई, है तो इजी ही, बट हम डिस्कस कर लेते हैं। अमन ने लोन लिया है 50,000 का एक बैंक से, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। हाँ चलो ठीक ठाक दिख रहा है। 8% रेट से कंपाउंडेड एनुअली। हाउ मच डज ही हैव टू पे आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल के बाद वो कितना पे करेगा। ठीक है। तो 8% के हिसाब से हमने 3 साल में ब्याज निकालना है, और कंपाउंडेड एनुअली है तो 3 साल में 3 बार ब्याज लगेगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें एक वैल्यू है 50,000, उसको 3 बार 8% बढ़ाना है। अब आप यहाँ पर कई तरीके यूज़ कर सकते हो। सबसे पहला एक तरीका आप ये यूज़ कर सकते हो, या आप इनको क्लब कर दो। कोई चीज़ जब लगातार 8% बढ़ती है तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ जाती है आप वो देख सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ए बी सी हो तो ए प्लस बी प्लस सी, या फिर दो दो को मर्ज कर दो। 3 वाला ही मैंने बताया आपको। ठीक है। ये तीनों को जोड़ दो, अगली बार क्या होगा, दो दो के जोड़े बनाओ। अगर दो दो के जोड़े बनाए हैं तो नीचे एक बार शो आ जाएगा। उसके बाद एक 3 का ग्रुप बनाओ। 3 का तो एक ही ग्रुप होगा, 3 है तो 3 का ग्रुप बनाया है तो 2 बार शो आ जाएगा। तो तीनों सेम है, 24%, तो ये हो गया। उसके बाद मैं दो दो के जोड़े बनाऊंगा, यानी कि ये दोनों कितने होंगे, 64, ये दोनों भी 64, ये दोनों भी 64। तो मुझे पता है सेम ही होएगा, तो मैं 64 को ही 3 गुना कर दूंगा। 3 चौके 12, 3 से 18 और 1 19, और नीचे 100 आएगा, तो ये 1.92।
ठीक है। उसके बाद तीनों ही गुणा होगी, हाँ जी, 8 का क्यूब हमें पता ही है 512 होता है। उसके नीचे 4 जीरो होंगी, तो 4 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.0512, तो 2179, 25.97%। तो आप 26% निकाल लो, और 26% से थोड़ा सा छोटा जो उत्तर हो उसको टिक कर दो। एक तरीका। दूसरा तरीका, आपको रेशियोज पता होने चाहिए इसके लिए। अगर 2 साल का ब्याज हम निकाल रहे हैं तो रेशियो होता है 2:1। अगर 3 साल का ब्याज निकाल रहे हैं तो रेशियो होता है 3:1। ठीक है, ये होता है पहली जनरेशन का ब्याज, फिर ये होता है दूसरी जनरेशन का ब्याज। ये पहली जनरेशन का ब्याज, दूसरी जनरेशन का ब्याज, तीसरी जनरेशन का ब्याज। सर ये जनरेशन क्या है? प्रिंसिपल अगर पापा है तो ये है बेटा प्रिंसिपल का, फिर ये है पोता, फिर ये है पड़पोता, यानी कि हम ब्याज निकालते जाएंगे। क्या मतलब है मेरा, अभी बताता हूँ। 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लो 8%, तो इसका 1% है 500, इसका 8% कितना होगा? 8 5 40, 4,000। तो मैंने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट निकाला, पहली बार निकाला है ना। अगर ये पापा है तो ये बेटा हो गया। अब इसके ऊपर फिर से ब्याज निकालो, बेटे का बेटा, वो अगली जनरेशन होगी, यानी कि इसका 4% निकाल लो, तो इसका 1% 40 है, तो 320 हो गया। 8 चौके 32, 8%, 1% का 8 गुना। इसका 1% है 3.2, उसको फिर 8 गुना कर दो। इसका 8% निकाल लो, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 25.6। अब 331 पहली जनरेशन, ये 3 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया भाई 12,960, 32 93, और ये 25.6, इसको जोड़ दो। 50,000 अपना प्रिंसिपल था, इतना अपना ब्याज है, तो 62,985.6, तो 62,986। ठीक है, ये तरीका डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हाँ, और आपको ये नहीं डरना, अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरीके से भी कर दिया, मान लो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपने कर दिया। हमें 100% क्वेश्चन में बेस्ट मेथड से अटैम्प्ट नहीं करना होता, इसी में हम वहाँ पर स्ट्रेस के अंदर सेकंड बेस्ट मेथड या थर्ड बेस्ट मेथड चूज करेंगे ही करेंगे। तो वो नॉर्मल बात है अगर आपका ओवरऑल पेपर ठीक टाइम में अटैम्प्ट हो रहा है तो। बस हम बार बार प्रैक्टिस और रिवीजन कर रहे हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं ताकि मैक्सिमम को बेस्ट मेथड से अटैम्प्ट कर पाए। ओके, बहुत ईजी ईजी। ये मतलब जो इजी वाले हैं, जो बिल्कुल साफ साफ हो रहे हैं, वो मैं नहीं करूँगा भाई, ये मान के कर रहा हूँ मैं कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपने सिलेबस ऑफ कोर्स किया है। इजी, ये भी इजी ही है, बट ये बता देता हूँ। देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपने देखा, आपको लग रहा है कि सीधा सीधा रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, कैसा होगा? फर्स्ट राउंड में स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किप करने का मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट ही होना चाहिए तभी मैं स्किप करूँगा। किसी भी कारण वो क्वेश्चन हमारे फ्लो को तोड़ रहा है, मुझे सोचना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, फ्लो नहीं तोड़ना फर्स्ट राउंड में। दिल नहीं कर रहा क्वेश्चन की, शक्ल पसंद नहीं आई, दुखी हो रहे हो करने में, छोड़ दो। बट 25 के 25 नहीं छोड़ने ऐसे, फिर घर पे आके भी दुखी रहोगे। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इसको कर सकता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा कि मैं वैल्यू पुट कर लूँ भाई। 2 वेरिएबल हैं, एक ही इक्वेशन है, तो इसको मैंने 0 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा अपना 9, या इसको 0 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 9, कुछ भी पुट कर लो। अगर मैंने वैल्यू पुट कर ली तो एक ही जगह है 9, तो 9 - 18 यानी कि -9 का क्यूब। बी की वैल्यू 0 है, तो 0 - 9 -9 हो गया, तो -9 का क्यूब। तो -9 के क्यूब में से -9 का क्यूब घटा दिया, सेम चीज में से सेम चीज घटा दी, खत्म। क्वेश्चन तो इजी है, कम ही टाइम ले रहा है, बट फिर भी अगर आप फर्स्ट राउंड में स्किप करते हो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो तोड़ रहा था, सोचना पड़ रहा था, बाद में हम रिलैक्स होकर कर लेंगे अगर कोई फ्लो तोड़ रहा हो तो, अदरवाइज तो मुश्किल क्या है इस क्वेश्चन में। एक और तरीके से आप कर सकते हो, उस तरीके से भी कर लेते हैं। अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ और इस पूरे को y मान लूँ, तो ये है क्या? ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो? x माइनस वाई का होल क्यूब, तो a - 18 -9 माइनस माइनस प्लस का होल क्यूब, x माइनस वाई लिखा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आपको ये पता होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस।
ये कर रहा हूँ मैं मन ही मन में। तो 3 इंटू में a-18 इंटू a-9, देन x माइनस वाई तो वही आ जाएगा जो यहाँ पर है, x माइनस वाई का क्यूब है। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये है a माइनस बी, -18 + 9 -9, और a माइनस बी की वैल्यू क्या है, ये 9 है। तो 9 - 9 ये 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो 0 माइनस में 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 - 0 0। आगे बढ़ जाऊं, ये भी इजी क्वेश्चन है भाई, कर सकते हो, मतलब आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। इस बार वाला मॉक इजी साइड पर था, पिछली बार वाला मॉक ठीक ठाक था। ये भी इजी क्वेश्चन है, खुद कर लोगे आप। ये मैं इसलिए लेकर आया हूँ 9वां क्वेश्चन, ताकि वीडियो के कमेंट में किसी को डिस्कस करना है यार 9वां मेरे को समझ में नहीं आया, मैं आसान बोल रहा हूँ फिर भी किसी को नहीं समझ में आया, आप डिस्कस कर लो वीडियो के नीचे। फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है ये। देन हाँ जी, एक बार ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इन वर्ड से अननेसेसरीली ना डर जाओगे, ये क्या चीज़ें हैं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है ये एपी जो होती है हिंदी में समांतर श्रेणी, ये होती है जैसे 3 2 5 2 7 2 9, सेम चीज़ जुड़ती जाए या घटती जाए। जीपी होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब सेम चीज़ से चीज़ें गुणा होती जाए। मान लो पहला टर्म है 3, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, है ना। ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ें पता होंगी। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है जो भी एपी की टर्म है उनका रेसिप्रोकल कर दो, उनका उल्टा कर दो, यानी कि 1/3 1/5 1/7 1/9, ये कोई भी एपी है उसकी टर्म्स को उल्टा कर दो। ओके जी, तो ये सिंपल सी बात है भाई। अगर वो बोल रहा है कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है, क्या है चेक करो, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊं, आप ये देख लो कि भाई यहां पर जितना जुड़ा है क्या उतना ही जुड़ा है क्या आगे, किन्हीं भी 3 टर्म को लेकर चेक कर लो। यहां पर जिस चीज से गुणा हुआ है क्या उतना ही गुणा हुआ है क्या आगे है? सर एचपी कैसे चेक करेंगे, ये जो सीरीज अगर ये एचपी में होती तो मैं इसका उल्टा करता, फिर देखता वो एपी बना रहा है कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, अगर 3 चीजें एपी में हैं, यानी कि ए बी और सी अगर एपी में हैं, तो ये जो बीच वाला है ना, ये इन दोनों की एवरेज होएगा, यानी कि a + c/2 = b। बीच वाला इनकी एवरेज होएगा, क्योंकि बीच वाले से पहले वाला जितना कम है उतना ही दूसरे वाला ज्यादा है, सेम डिफरेंस है। अगर 3 चीजें ए बी सी जीपी में हैं, तो बीच वाले का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a इंटू सी। और 3 चीजें अगर एचपी में हैं, ए बी सी के टर्म में मैं आपको रिलेशन बता सकता हूं, बट मैं बताऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा कि इनका रेसिप्रोकल कर लो अगर आपको चेक करना है, और उसके बाद एपी वाला कंसेप्ट लगा दो। ये ठीक है। जैसे यहां पर मैं क्या देखूंगा, कोई भी 3 टर्म उठाऊंगा मैं, 3 टर्म से ही पता चल जाएगा। नीचे 6 है तो मैं इनको ऐसे कर लेता हूँ, 1/3 है तो 2/6, डिनोमिनेटर सेम कर रहा हूँ 5/6, और आगे आ गया 8/6। तो यहीं पर मैं देख रहा हूँ कि 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, तो सेम चीज ऐड हो रही है, 3/6 जुड़ा 3/6 जुड़ा, ये तो एपी है जी। या फिर आप ऐसे कर लेते कि भाई इन दोनों की जो एवरेज है, किन्हीं भी 3 टर्म को उठा लो, इन दोनों की जो एवरेज है वो इसके बराबर है कि नहीं। जीपी होता तो मैं देख लेता कि इन दोनों की जो गुणा है वो इसके स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। अगर एपी होता तो मैं क्या करता, वीडियो ठीक चल रही है क्या, अगर एपी होता तो मैं क्या करता, सॉरी एचपी होता तो मैं इसका उल्टा करता कि 1/3 का उल्टा 3/1, 5/6 का उल्टा 6/5, और 4/3 का उल्टा 3/4। अब मैं देख लेता ये एपी में है कि नहीं। एपी वाला रूल लगा के, तो अलग से क्यों रटना है भाई, ये आता ही नहीं अपने सिलेबस में, तो अलग से क्यों रटना है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जितने मैंने दी है, तो एनफ है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। ओके, तो इस क्वेश्चन में एक ही चीज चैलेंजिंग होगी भाई, उसने क्या बोल दिया, उसने बोल दिया कि डोडेकागन। ठीक है, तो जब भी ऐसा टर्म आए ना जो आपको नहीं पता हो, तो एटलीस्ट दूसरी लैंग्वेज चेक कर लिया करो यार आप एग्जाम में, है? हिंदी या इंग्लिश में से एटलीस्ट एक का पता चल ही जाएगा। तो दवादसी बोलते हैं ना, शायद 12 तारीख को दवादसी संस्कृत में, तो दवादश यानी कि 12 होता है, तो जिसकी 12 साइड्स, इसी में एक प्रॉब्लम हुई होगी अदरवाइज। ठीक है, तो अदरवाइज तो आप कर ही लोगे। रेशियो ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन,
तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, साइड है 6, एक्सटीरियर एंगल हो गया 60, तो इंटीरियर एंगल हो गया 120। दवा 10 12 साइडें हैं, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई, 12 साइडें हैं तो 12 एक्सटीरियर एंगल होंगे। हर एक एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल की वैल्यू 30 है, तो 180 में से 30 के 150 इंटीरियर एंगल की वैल्यू हो गई। तो 3 चौके 12, 3 5 15, 4:5। ठीक है, अदरवाइज मैं आपके लिए ये लेकर आया कि 5 का आपको पता है ना पेंटागन, हिंदी में ही बताता रहूंगा, पंचभुज। 6 का आपको पता है हेक्सागन, चतुर्भुज। 7 का हेप्टागन, सेप्टागन नहीं हेप्टागन। ठीक है, फिर हिंदी में तो भाई सतभुज बोलेंगे, फिर उसको तो क्या बोलेंगे। 8 वाले का ओक्टागन, ऐसे ओक्टा होता है, हिंदी में बोलेंगे अष्टभुज। 9 वाले का अपने एग्जाम के अंदर नौनागन आता है, नौनागन, नवभुज, नौ ना आता है। ठीक है, बट एक ये भी होता है इनियागन भी बोल सकता है वो, उस पर कोई केस नहीं कर पाएगा, एग्जामिनर ने ऐसा बोला तो। 10 वाले का डेकागन। ठीक है भाई, और हिंदी में क्या बोलेगा वो 10 वाले को, अगर वो दवा 10 भुज बोल रहा है तो उसको 10 भुज बोलना पड़ेगा, 10 भुज। ठीक है, 11 वाले का हैंडेकागन। ठीक है, मतलब क्या नाम है यार, ऐसे करके देगा, एक के नहीं देगा, हैन डेकागन। एकादश भुज बोलेगा, दवा 10 भुज बोल रहा है, एकादश भुज। और 12 वाले का डो डेकागन। आप ऐसे मान सकते हो दो डेकागन, कि डेका के ऊपर 2 साइड और जोड़ दी। फिर मैंने 13 14 15 16 ये मैं क्यों नहीं बता रहा, इतना एनफ रिलेवेंट इतना ही है, अदरवाइज तो भाई 101 साइड वाले का पूछ लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, तो ठीक है भाई, ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो 2 साल का, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप 2 साल का निकाल रहे हो तो रेशियो है 2:1। अगर आप 3 साल का निकाल रहे हो तो रेशियो है 3:3:1। रेशियो तो क्या ही है, मतलब 3:3:1 एक टर्म है, एक 2:1 है, रेशियो तो नहीं है, ये रेशियो की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। ठीक है, देखो, ये पहली जनरेशन का ब्याज होता है I1, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल का अगर आप निकालोगे जितनी भी रेट है उतने परसेंट, रेट जितने भी परसेंट है तो ब्याज आ जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे I1। पहली जनरेशन का ब्याज है, रियल ब्याज है ये। अब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो उसका भी हमने R% निकाल दिया पहली जनरेशन का ब्याज का, तो आ गया I2। इसके ऊपर भी R% निकाल दिया तो आ गया I3। इसके ऊपर भी R% निकाल दिया गया तो आ गया I4। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट होता है 2:1, I1:I2। 3 साल में होएगा ये I1 I2 I3। ओके, तो I1 तो हमेशा लगता है ना भाई साहब, I1 यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर लगने वाला ब्याज, I2 यानी कि ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज, I3 यानी कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगा उसके ऊपर लगने वाला ब्याज। SI और CI में क्या फर्क होता है, SI में सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, CI में तो ब्याज पे ही ब्याज लगता है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस सिर्फ, अगर 2 साल की मैं बात करूं तो सिर्फ ये डिफरेंस आएगा SI CI में, ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उतना एक बार। अगर 3 साल की मैं बात करूं तो डिफरेंस आएगा ये, क्योंकि ये तो दोनों में है, प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज लगने वाला जो कंपोनेंट है, जो हिस्सा है, वो तो दोनों में है, SI में भी CI में भी। तो यहां पर डिफरेंस होगा ये। क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर ब्याज लगाओ, फिर ब्याज लगाओ, फिर ब्याज लगाओ, और जो सेकंड जनरेशन वाला ब्याज है उसका 3 गुना कर दो, और जो थर्ड जनरेशन वाला ब्याज है उसका 1 गुना कर दो, और बता दो। यहां पर उसने 2 साल का पूछा है, यानी कि एक बार ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज क्या, प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालो और एक बार फिर इंटरेस्ट निकालो। तो प्रिंसिपल क्या है 3000। ठीक है, इसका कितने परसेंट निकालूं मैं, 5% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली है। ठीक है जी, 5% पर एनम है, और ये बोल रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली यानी कि 1 साल की बात है तो 2 बार ब्याज लगेगा। तो एक्चुअल में ये 2 ईयर का नहीं होता, ये 2 कंपाउंडिंग का होता है, बट बच्चों को समझाने के लिए 2 ईयर। जब कंपाउंडिंग 1 साल में एक बार हो तो 2 साल में फर्क आएगा, अदरवाइज ये 2 कंपाउंडिंग का फर्क है, ये 3 कंपाउंडिंग का फर्क है। तो 2 बार कंपाउंड कर रहा है तो यानी कि ये वाला फर्क आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल का 2.5% निकालूंगा मैं। ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होगा, बट कंसेप्ट रिवाइज करवा दिया, आपका फायदा ही होगा।
इसका 1% कितना भाई, इसका 1% है 30। तो पहली बार ब्याज निकालूंगा आधे साल के लिए 2.5% निकालूंगा, तो 2.5% यानी कि गुणा में 2.5 गुणा में 2.5, 1% को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5%, तो ये आ गया I1। अब इसका ऊपर एक और बार 2.5% निकाल लूंगा, यानी कि 2.5 बटे में 100, तो 2.5 को मैंने ऐसे लिख दिया और बटे में 100। सिंपल, ऐसे कर लो। ठीक, ठीक है भाई। तो कैसे दे रखा है इसने, 25 चौके 2 से 15 पर 15 बटे 8, 1/7 बटे 8। ठीक है, नेक्स्ट इजी। इजी है ये भी, बट मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूं। देखो, एक बार बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करवा दूं, कुछ तो फायदा हो। ये क्वेश्चन आया है तो अपने जो हेक्सागन है, अगर मैं उसके ये बड़े बड़े डायगोनल मिला देता हूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर टूट जाता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो वही है जो हेक्सागन की साइड, मतलब 6 ऐसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में टूट जाता है जिनकी साइड हेक्सागन की साइड के बराबर है। एरिया 6 बराबर हिस्सों में बट जाता है। यहाँ पर हर जो हिस्सा है वो 1/6 है पूरे एरिया के कंपैरिजन। अगर हर एक का एरिया 1 यूनिट है तो पूरे का 6 यूनिट है। ओके, अब इसी काम को हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी ब्रेकिंग मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं एक काम कर दूं, अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, अगर आप ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हो, ठीक है, तो बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपने एल्टीट्यूड खींची है, तो ये क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मीडियन भी होगा, ये सब कुछ होएगा। तो ऐसे ही अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ ऐसे मिल रही हैं, मैंने अगर ये मिला दिए ये, तो ये लाइन बिल्कुल बीच में से भी जाएगी और इनकी एल्टीट्यूड का भी काम करेगी। और ऐसे अगर आप ये लाइन मिला दोगे तो ये वाली जो लाइन है ये इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, ये वाली जो लाइन है ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। यानी कि ये भी आधी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी आधी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर मैं ऐसे मिला दूंगा इसको, तो ये तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर का एरिया आ गया ना। अगर मैं ऐसे खींच रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरे की 1/6 है, ये भी पूरे की 1/6 है। आधी यहां से ट्रायंगल मिल गई, आधी यहां से, तो पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गई। तो ऐसे ये पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि ये एरिया भी पूरे के कंपैरिजन में 1/6 है, ये भी 1/6 है। अगर आप ऐसे देखोगे, अब ध्यान से, मैंने किया क्या, मैंने दो इक्विलेटरल ट्रायंगल मिला दी और बीच में से लाइन मार दी, तो पूरा एरिया दो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर था। उसको ऐसे बीच से लाइन मारा, आधा ऊपर हो गया आधा नीचे, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऊपर एक का नीचे। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, दोबारा से जब इस डायग्राम के ऊपर नजर मारोगे, जो मैं बता रहा हूं ये वर्किंग करोगे, इजीली आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये सारे एरिए, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर, ये भी आधी इधर वाली ले ली, आधी इधर वाली ले ली। ठीक है, ओके। अगर एग्जामिनर ये कर दे, देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर है भाई, जहां से सारे डायगोनल पास होते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, फिर इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट को मिला दिया, तो क्या होगा, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने ये वाली लाइन गायब कर दी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन गायब कर दी मैंने। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया, ये वाली लाइन गायब कर दी और ये वाली लाइन गायब कर दी, ये भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हो गया। यानी कि ये तीनों एरिया बराबर हैं, ये भी 1/3 है पूरे का, ये पूरे का 1/3 है, ये पूरे का 1/3 है। आपको ऐसे नहीं देखना होता पूरे का 1/3, आप ऐसे देख सकते हो तीनों बराबर हैं, तो 1/3 ही हो गए टोटल के। ठीक है, एक और काम कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं कि मैं इस पॉइंट से इसको छोड़ के इसको मिला दूं, ये लो इसको छोड़ के फिर यहां पर मिला दूं, ऐसे मिला दूं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जब मैंने काली काली लाइन मिलाई, ये ऐसे मिलाई, तो ये 1/6 हो गया ये वाला हिस्सा, ये मिलाई, ये 1/6 हो गया। तो ये ऐसे मिलाई है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। हाँ जी सर, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। ठीक है जी, तो 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये आ गई। और अगर ये जो सेंटर है इसके साथ मैं ऐसे मिला दूं,
आपको ये पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर उसके सेंट्रोइड के साथ ऐसे मिला दे, मर्सिडीज वाला जो साइन बनता है, ये 3 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाता है, तो ये 3 बराबर हिस्सों में एरिया बढ़ जाता है। या फिर आप ऐसे मान लो कि यहां पर मैंने क्या किया, ये पैरेललोग्राम्स बनेंगे, रोम्बस बनेंगे, अगर मैं उसका डायगोनल खींच दूंगा तो एरिया 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर डायगोनल खींच दूंगा तो एरिया 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, यहाँ पर डायगोनल खींच दूंगा तो एरिया 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कल को वो इनमें से कुछ भी देता है तो रटने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपके दिमाग में रहेगी ना, ऐसे बट रहा है। अब की बार उसने सिंपली किया क्या है, उसने बस ये बोला है कि एक हेक्सागन है ए बी सी डी ई, तो हम बनाएंगे भाई हेक्सागन को एग्जाम में। फिर वो बोल रहा है ई सी डी का एरिया बताओ, ई सी डी। अब मुझे पता है कि अच्छा यार ये है क्या, जब अगर आप सेंटर के साथ मिला रहे हो, ये ऐसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं, ऐसे ये बीच में से उसने एरिया को बांट दिया, ये एक ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, यानी कि 6 टोटल ट्रायंगल होती हैं, उनमें से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है ये। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होती है, 12। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 12 है, 12 3 36 रूट 3। ठीक है भाई, ये मैं आपको बताता तो हुई ना, ये आपके लिए नई चीज़ तो नहीं होगी किसी के लिए। इजी है भाई, इजी है, ये भी आपको गेंस, ये मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे तो इजी ही है। कितने प्रतिशत की क्या है डीलर सेल्स, ठीक है बता देता है, मैं लास्ट वाले मॉक के अंदर भी ये बताया था। देखो, एक डीलर एक आर्टिकल को 13% डिस्काउंट पर बेच देता है ऑन इट्स मार्केट प्राइस, और उसका गेन है 20%। जब एक बंदा आपको डिस्काउंट बता दे और गेन बता दे, डिस्काउंट होता है सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच की रिलेशन, तो इन दोनों का रेशियो मिल जाता है आपको डिस्काउंट बताते ही, और गेन या लॉस बताते ही आपको इनके बीच का रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको इनके बीच का रेशियो मिल गया, इनके बीच का रेशियो मिल गया, तो उस रेशियो को मर्ज कर लोगे तो आपको सारा रेशियो मिल गया, आपको सारे प्राइस मिल गए, है ना। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो। तो उसने क्या बताया कि डिस्काउंट कितना है, 13%, यानी कि अगर चीज 100 की खरीदी है तो 87 में बेच रहा है। ओके जी। और गेन है 20%, यानी कि 5 की खरीदी है तो 6 में बेच रहा है, 20% यानी कि 1/5। ठीक है, तो इस वैल्यू को सेम कर लेंगे हम। कैसे करें सेम, ये 29 30 87 होता है, 3 से इसको काटोगे तो मैं क्या कर लेता हूँ, इधर मेरे को 6 बनाना है, मैं इसको 2 गुना कर दूँ, ऊपर वाले को, ऊपर वाले रेशो को 2 गुना कर दूँ तो ये 6 × 29 हो जाएगा। मुझे 6 भी चाहिए यहाँ पर, तो ऊपर वाले रेशो को 2 गुना कर दूंगा, 100 का डबल 200, ये हो जाएगा 87 का डबल, 2 7 14, 2 8 16 और एक 17, 174। मतलब यहाँ पर मेरे को एक 6 चाहिए, 3 ऑलरेडी था तो मैंने सिर्फ 2 दिया, तो मैंने इस वैल्यू को बनाने की कोशिश की है, 29 × 3 × 2, तो ये 6 × 29 है, 6 का 29 गुना है तो 5 का 29 गुना। अब मैं इस रेशियो को निकाल रहा हूँ तो 145। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको CP SP MP सब मिल गया। अब वो जो भी बोल रहा है आप बता देंगे, अब दिक्कत ही क्या है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि भैया कितना डिस्काउंट दूं, ये किस पर डिपेंड करता है कि सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो क्या है, एक हिसाब से वो रेशियो ही पूछ रहा है, तो हम सीधा रेशियो निकालेंगे ना, निकालते हैं भाई। तो मार्केट प्राइस तो मुझे पता है 200 है, उसने इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं किया, उसने बस किया क्या कि भाई द कॉस्ट प्राइस 10% बढ़ जाए, तो कॉस्ट प्राइस है 145, 145 को मैं 10% बढ़ा लूंगा, 110/100 से गुणा करके, यानी कि 11/10 से गुणा करके, और ये तो कॉस्ट प्राइस है नया, मैंने कॉस्ट प्राइस निकाला। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जब इसके ऊपर मैं प्रॉफिट भी कैलकुलेट करूंगा, तो प्रॉफिट पहले जितना ही हो, यानी कि 20%, तो ये लो भाई 120/100, 6/5 गुना, बस ये आ गया SP/MP का रेशियो। इसको एक और तरीके से कर सकते हो, वही बता दूंगा। नीचे मैं 1000 को रख रहा हूँ जान पूछ के, वैसे अब मेरे ख्याल कटेगा भी नहीं, रखना ही पड़ेगा। तो 29 दिए 87, 7 11 से गुणा कर रहा हूँ, 7 15 9, 100 की चीज़ को 95.7 में बेचेगा, यानी कि 4.3 का डिस्काउंट। दूसरा तरीका जो मैं बोल रहा था उससे कैसे करोगे, देखो आपको MP
और सीपी का डायरेक्ट रेशियो मिल जाता है, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो कब मिल जाता है? वैसे रेशियो तो तीनों का ही मिल जाता है जब उसने गेन या लॉस बता दिया और डिस्काउंट बता दिया, तो इन दोनों का रेशियो हम निकाल सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मार्केट प्राइस से रिलेटेड होता है डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस के सामने मैं डिस्काउंट नहीं लिखूंगा, क्रॉस करके लिखना है। तो कॉस्ट प्राइस के सामने लिखूंगा मैं 100 और डिस्काउंट को हमेशा घटाना पड़ेगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। और मार्केट प्राइस के सामने लिखूंगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज। मार्केट प्राइस के सामने लिखूंगा प्रॉफिट लॉस वाला, कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट वाला। तो एमपीसीपी का रेशियो मिल गया मुझे। तो फायदा कितना है 20 का, तो 120 लिख दिया। और डिस्काउंट है 13 का, तो 100 माइनस 13 87 लिख दिया। सर अगर हमें अब सेलिंग प्राइस निकालना हो तो निकाल लो। प्रॉफिट 20% है, 87 को 20% बढ़ा लो, सेलिंग प्राइस आ गया। या फिर डिस्काउंट कितना है 13%, 120 को 13% घटा लो, वो आ गया। अब मुझे चाहिए है सिर्फ एसपी बाई एमपी। भैया नया एसपी नया एमपी हो, मैं डिस्काउंट बता दूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपी तो है भाई साहब 120। अगर एमपी 120 है तो कॉस्ट प्राइस 87 है, तो पुराना कॉस्ट प्राइस 87 है, बट इस 87 को 10% बढ़ाना पड़ेगा। 11/10 गुणा कर दिया भाई। उसने बोला था बढ़ाए घटाए वो कुछ भी करे हम तो कर देंगे। ये नया कॉस्ट प्राइस आ गया। तो नया एसपी कैसे आएगा? इस कॉस्ट प्राइस के ऊपर वो जितना भी फायदा ले रहा है, चाहे पहले जितना ले या नया बता दे, अब वो पहले जितना यानी कि 20% ले रहा है 6/5। अब कर लो इसी तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। इजी, ये भी इजीली कर लोगे भाई आप, डुएबल है मतलब ये भी डुएबल है, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको कि भाई अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपने किसी भी ऐसे इससे भाग करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर आएगा जब आप इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, और जब जो x की वैल्यू आएगी, x की वो वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो रिमाइंडर आ जाता है। ये बोल रहा है इसको इससे भाग करते हैं तो पूरा भाग हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 आता है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 5 यहाँ पर रखूंगा तो 0 आना चाहिए। x की वैल्यू 5 रख देता हूँ, 25 थे 75 प्लस 5 प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -79/5, 15.8 माइनस का, ठीक है। डुएबल है भाई, डुएबल है, इजी है, इतना ही कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये भी डुएबल है, बट ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो अलग अलग मेथड से मैं आपको करके बताता हूँ इसको। सबसे पहले हम क्या करें, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है ना? हाँ जी सर, तो कैसे निकालें? एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करूँ? देखो क्या पुट करूँ कि मैं, अगर मैं एक्स और वाई दोनों को 0 पुट कर दूंगा तो यहाँ ये भी 0 ये भी 0, ए और बी कुछ जिंदा ही नहीं रहेगा। तो अगर मैं एक काम करूँ कि मैं x को अगर 0 पुट कर दूंगा तो x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, दोनों टर्म फिर से 0। मैं x को 1 रख देता हूँ और y को 0 रख देता हूँ। उससे क्या होगा, y जहाँ पर भी है उसको 0 रखने से b खत्म हो जाएगा। x को मैंने 1 ही रखा है तो a जिंदा रहेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू 1 तो 4, y की वैल्यू 0 ही है, ये तो खत्म ही हो गया। तो 4 का क्यूब 64, ये मर गया बेचारा, y 0 रखा तो 64 इज इक्वल टू 16 इंटू में x को मैंने 1 रखा हुआ है a, और आगे तो 0 है ही, यानी कि आगे कुछ नहीं है। तो 16 से ये 4 पर जाएगा, ये भी 4 पर जाएगा, तो ओवरऑल 16 से 8 पर चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू 8। अब देखो a की वैल्यू मुझे मिल गई, ओके। अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ आगे सोचो। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दूंगा, और x को तो मैं 0 रख ही नहीं सकता भाई साहब, x को 0 रखा तो ये टर्म भी खत्म ये टर्म भी खत्म, x को तो 1 ही रखेंगे और y को भी 1 ही रखेंगे। लास्ट टाइम y को 0 रख के हमने देख लिया, ठीक है। और a की वैल्यू भी मैं रख दूंगा, करते हैं जी। x और y दोनों को 1 1 आपने रखा, तो 4 और 2 6 का क्यूब 216, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू ये 16 है, ठीक है। a की वैल्यू मैंने रख दी 8 और x की वैल्यू 1 है, तो 8 प्लस में x और y दोनों 1 है, खत्म ही हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा। और b, अब सिर्फ b अननोन है तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। काटू, 8 से काट देता हूँ, ये 16 से पता नहीं कटेगा कि नहीं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 7 56, कट जाता है वो 16 से,
27 और 1 28 होता है, तो 2 से मैंने फिर काट दिया 14 पर। तो 8 में क्या जोड़ूंगी 14 आ जाए 6, तो बी की वैल्यू भाई साहब 6। ए और बी की वैल्यू आ गई, अब आप ये इजीली कर लो। 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, इनका स्क्वायर कर रखा है इसलिए 6 8 और 10, तो ये 10 आएगा, 10 का हाफ 5। मतलब हमें वैल्यू भी पुट करके देखने की जरूरत नहीं है बाद में। 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ही तो लगा रखा है। अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो ठीक है, नहीं तो रख के कर लेना। सेकंड मेथड हम कैसे कर सकते हैं भाई, बच्चे? सेकंड आप एक तो उसके बेस पे कर लें, उसी तरीके से कर लें, फिर वही सही रहेगा ना। ठीक है, उस तरीके से कैसे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है a प्लस बी का होल क्यूब, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। ओके जी, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस लिख के बता रहा हूँ। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a माइनस बी का, और ये हम मेंटली करेंगे, यहाँ से आप देखोगे नहीं, a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बिकॉज b नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आता है, जब भी b की पावर ओड हो। देखो b की पावर 3 थी तो नेगेटिव आया, b की पावर 1 थी तो नेगेटिव आया। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को जोड़ोगे, आपको ये पता है a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो भी नेगेटिव वाले टर्म है वो कट जाएंगे, एक यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव, और जो चीज़ यहाँ पर भी पॉजिटिव है यहाँ पर भी पॉजिटिव, वो जुड़ जाएगी, जो पॉजिटिव वाले टर्म है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कई बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं कि 2a क्यूब प्लस में 6ab स्क्वायर, खुश हो जाता है, ऐसे रटना नहीं है, एटलीस्ट इसको मत रटना है। ठीक है, अब हम मेंटली करते हैं। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, हमें पता है जब आप इनको जोड़ोगे तो नेगेटिव वाले टर्म तो भाई कट ही जाएंगे, तो इसमें जो भी पॉजिटिव आता है उसका डबल हो जाएगा बस, क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो पॉजिटिव कब आएगा, जब जब भी b की पावर क्या होगी, इवन, b की पावर ओड होते ही तो नेगेटिव हो जाएगा। एक तो a क्यूब वाला टर्म, a माइनस बी क्यूब में एक तो a क्यूब वाला टर्म पॉजिटिव होएगा, यानी कि 4x का क्यूब 64x क्यूब 2 बार आएगा। और एक और पॉजिटिव टर्म क्या होगा, जब b की पावर 2 है, इवन है, तब तभी पॉजिटिव आएगा। तो मैंने ऑलरेडी 2 गुना कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे 2 टर्म आएंगे, तो b की पावर 2 आएगी 3ab स्क्वायर में, तो 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4y स्क्वायर। मेंटली ना कर पाओ तो ऐसे साइड में लिख लेना। तो 4 चौके 16 थी 48 xy स्क्वायर, ये जो है ये इसके इक्वल है। तो अब उसने इसमें 16 कॉमन ले रखा, तो मैं भी 16 कॉमन ले लूंगा। तो 16 चौके 64, 4 दूनी 8x क्यूब, 16 थी 48, 3 दूनी 6xy स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई। तो इस क्वेश्चन में ऐसे गिल्ट में मत रहना, अगर आपके किसी दोस्त ने रट भी लिया ना कि इनको जोड़ के ये आता है, इनको घटा के ये आता है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा सोच के ऐसे कर पाओ कि अगर ये इसको घटाएगा तो क्या होएगा, टाइम तो लगेगा बट उतना टाइम है अपने पास। अगर इसमें से इसको घटाएगा तो क्या होएगा, जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो नेगेटिव वाले टर्म है वो बच जाएंगे, तो जो भी इसमें नेगेटिव वाले टर्म होते हैं उसका डबल आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, तो दैट्स ऑल भाई, सारा मॉक डिस्कस हो गया। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। इसके आगे रीजनिंग की डिस्कशन स्टार्ट होती है फिर। चलो अब हम देखते हैं जो आपका 22 जून 2024 को टेक्स्ट बुक का जो लाइव मॉक था उसके रीजनिंग के सॉल्यूशंस। तो एक बार मैं सभी क्वेश्चंस का ओवरव्यू भी दे दूंगा आपको, जो बहुत ही ज्यादा आसान भी होगा ना, उसका भी एक आइडिया दे दूंगा कि ऐसे उसे सॉल्व करना था। जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन चैलेंजिंग हो सकता था आपके लिए या काफियों से नहीं हुआ होगा कम से कम टाइम में, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके चलो, तो पहला क्वेश्चन था सीरीज से रिलेटेड, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। यहां पर आपको फर्स्ट लेटर कंसीडर करने की नीड नहीं थी, क्योंकि हर ऑप्शन में अगर हम देखें पहला लेटर कॉमन है। ओके, तो आप दूसरे और तीसरे लेटर को टारगेट कर सकते थे। दूसरे लेटर में देखिए 5-5 का डिक्रीमेंट होता जा रहा है, और तीसरे लेटर में जो है वो 4-4 नंबर बढ़ते जा रहे हैं हर लेटर की प्लेस वैल्यू में। बहुत ही सिंपल लेवल का। नॉन वर्बल में ये भी आपने कर ही लिया होगा, ये तो निहायती आसान क्वेश्चन होते हैं।
वाटर और मेरे इमेज वाले तो, ठीक है। अगला, हाँ इसके ऊपर आते हैं, क्लासिफिकेशन। ओड वन आउट, विषम को चुने। अब यहां पर देखिए, वैसे क्वेश्चन की सेंस अगर या सॉल्यूशन के ऊपर जाएं तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब इन्होंने में भी कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया होगा क्वेश्चन को, अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें, 128, ध्यान से समझना, अगर मैं 128 को दूसरे नंबर से 8 से डिवाइड करूं तो देखिए पहले तो ये इसका मल्टीपल है या नहीं। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 16। सिमिलरली अगर मैं 288 को किससे डिवाइड करूंगा, 12 से, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 24। सिमिलरली 18 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6। अब यहां पर देखिए, इसको डिवाइड किया 8 से, मतलब पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, जो ये रिजल्ट आया ना, ये देखो 8 का डबल है, 24 भी देखो 12 का डबल है, और 6 भी देखो ये 3 का डबल है। मतलब कि जो आपको सेकंड नंबर प्रोवाइडेड है, उस सेकंड नंबर को उसके डबल के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका फर्स्ट नंबर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे कि ये देखिए, 12 को 12 के डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का डबल कितना हो गया, 24। 12 को 24 से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 288। क्लियर? तो ये एक्चुअल इसका सॉल्यूशन अगर हम कन्वे करें आपको, तो ये बनता है कि जो दूसरा नंबर है उसको उसके डबल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 का डबल कितना हो गया, 6, तो 3 को 6 से गुना कर दो, 18 आ गया। ओके, बट ये चीज अगर हम 15 के साथ करते हैं तो 15 का डबल कितना होता है, 30, तो 15 को 30 से गुना करेंगे तो कितना होना चाहिए था, 450, ना कि 350। तो यही हमारा ओड वन आउट है। इसको आसान कैसे बना सकते थे, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। पहला नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है, सिंपल। 128 8 से डिवाइड हो रहा है, 288 12 से डिवाइड हो रहा है, 18 3 से डिवाइड हो रहा है। 350 का मल्टीपल नहीं है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू क्रिएट करेगा। ये इसका इजीएस्ट सॉल्यूशन हो गया। ओके, चलो आगे बढ़िए। सीरीज का पार्ट था, ये मल्टीपल्स में गिवन था। मैं डायरेक्टली बता देता हूं, ये इसका 4 गुना है, ये 5 गुना है, ये 6 गुना, आगे इसका 7 गुना आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए। कोडिंग डिकोडिंग में इन्होंने 4-5 क्वेश्चन इंक्लूड तो किए हैं ऐसे, बहुत ही सिंपल लेवल वाले, वो भी कि इसमें क्या है, लेटर टू लेटर जब आप अप्रोच करते हैं, जैसे कि यहां पर इसका कोड ये अवेलेबल है आपको, तो हर एक लेटर को उसके प्रीवियस लेटर के साथ चेंज किया गया है। जैसे कि ई का पिछला लेटर डी, एन का पिछला लेटर एम, वी का पिछला लेटर यू, ओ का पिछला लेटर एन, वाई का पिछला लेटर क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, तो हर लेटर को उसके प्रीवियस लेटर के साथ आपको रिप्लेस करना था, बहुत सिंपल था ये भी। अगला, टर्निप का कोड की बना है। हाँ, ये काफियों को टाइम लगा होगा, तो देखो इस टाइप के इन्होंने 2 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा। वी एन आर यू डब्ल्यू यू, चलिए सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला टास्क क्या होता है, प्लेस वैल्यूज। 18, ये 14, ये 9 और ये 16। यहां बात करें तो 22, 14, 18, 21, 23 और 21। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, हम नंबर्स को आपस में कोरिलेट करके चलेंगे ना, लेटर्स का रोल खत्म, क्योंकि पोजीशन वैल्यूज लिख चुके हैं हम। अब आपको ये देखना है ये 20 जो है किसके साथ कनेक्शन में आ रहा है। अगर ये 20 22 के साथ कनेक्शन में आता तो यहां से यहां 2 नंबर बढ़ते, तो आगे देखे तो 7 नंबर कम हो रहे हैं, फिर नंबर सेम रह रहा है, कोई पैटर्न नहीं क्रिएट हो रहा। अब इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग लेटर के साथ कनेक्ट करने के अलावा ये 20 जो है इस 21 के साथ भी तो नियर बाय है। ये देखो 20 से 21 1 नंबर बढ़ गया, 21 से 23 2 नंबर बढ़ गए, 18 से 21 3 नंबर बढ़ गए, ये 4 नंबर बढ़े, फिर 5 नंबर बढ़े, फिर 6 नंबर बढ़े। मतलब यहां पर रिवर्स सीक्वेंस में कंसेक्यूटिव नंबर्स का इंक्रीमेंट था। मतलब यहां से इंक्रीमेंट लेना हम शुरू हुए थे 6 से, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 2 1। पहले लेटर से शुरू करना है, अगर पहला लेटर आखिरी में जा रहा है तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीमेंट लग रहा है रिवर्स सीक्वेंस में। तो यहां पर देखिए हमें किसका कोड निकालना था, रेडिश का। तो अगर रेडिश का कोड चाहिए तो यहां से शुरू कर लेते हैं। पहले आर का क्या बन जाएगा, एस, 1 नंबर बढ़ा, फिर 2 नंबर बढ़े, यहां से यहां 3 नंबर बढ़े, 9 में 4 नंबर बढ़े, एस में 5 नंबर बढ़ेंगे, इसमें बढ़ेंगे 6 नंबर, दैट इज एन। तो एन एक्स एम जी सी एस, ए ऑप्शन आपका आंसर था। ठीक है,
आगे अगेन मिरर इमेज के 2 क्वेश्चन है, एक पहले था, अब ये वाला है, बहुत इजी लेवल का, कर लिया होगा उम्मीद है मुझे। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जिंजर का कोड अवेलेबल है, जैसे क्या कोड दिया गया है, LZCKGF। चलो सबसे पहला टास्क, प्लेस वैल्यूज 7, 9, 14, 7, 5 और 18, 12, 26, 3, 11, 7 और 6। ये भी सेम ही लेवल का क्वेश्चन था, जैसे कि पिछले से पिछले क्वेश्चन में इंक्रीमेंट हो रहा था, इधर देखो 7 से 6 डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इस 7 का नियर बाय कनेक्शन इसके साथ बन रहा था। 9 से 7 2 नंबर कम हो गए, 3 नंबर कम हो गए, 4 नंबर कम हो गए, ये 5 नंबर कम हुए, फिर 6 नंबर कम हुए। मैंने आपको पिछले ही सेशन में बताया था, या काफी बार यूट्यूब वाले चैनल सेशंस में भी मैं कन्वे कर चुका हूं, अगर आप किसी भी नंबर में किसी भी लेटर की पोजीशन वैल्यू में अगर आप वही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको बदले में Z अवेलेबल होगा। जैसे कि यहां पर E में 5 है इसकी प्लेस वैल्यू, अगर 5 में 5 का डिक्रीमेंट करेंगे तो ये नहीं कहना कि 0 आएगा, इसका मतलब होता है Z26 वो पिछले साइकिल का आखिरी लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास लेटर होता H 8 में 8 का डिक्रीमेंट करेंगे, 8 में 8 कम करोगे तो 0 नहीं कहना, Z में कन्वर्ट होगा वो। ठीक है, चलो तो ये सिंपल लेवल का था, पिछले से कनेक्टेड था, वहां इंक्रीमेंट था, इधर डिक्रीमेंट लग रहा है, उम्मीद है ये भी हो गया होगा। अगला ये भी सिंपल है, एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी का केस है, अक्षरों के ऊपर सादृश्यता, हर लेटर को रिप्लेस किया गया है उसके ऑपोजिट लेटर में, विपरीत अक्षर में। सिंपल सा था ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, हाँ जी इधर आइए, इसमें सबसे ज्यादा टास्क क्या रहता है आपका, जल्दी से जितने भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेटर्स को जज करने की बजाय डायरेक्टली उनमें उनको उनकी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दो। ये आपका ए ऑप्शन है, फिर है आपका बी ऑप्शन 2, 8, 13 और 17। डायरेक्टली प्लेस वैल्यू लिखिए, आप कम से कम 3 ऑप्शन तो लिखिए दो, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है कि आपको इसमें कम से कम 2 ऑप्शंस तो क्रॉस चेक करने ही पड़ते हैं, ये रूल है क्लासिफिकेशन के अंदर, क्योंकि तीसरे ऑप्शन से जाके ही आपको क्लियरिटी होती है कि आपका आंसर क्या आएगा, और मजबूरी में क्या पता आपको चौथा ऑप्शन भी फॉलो करना पड़ जाए। ठीक है, अब ये देखिए, पहले से दूसरे लेटर कितना नंबर बढ़े, 6 नंबर बढ़े, इधर कितने नंबर बढ़े, 5, इधर कितने बढ़े, 4, यहां से यहां भी देखो ये 6 नंबर बढ़े, ये 5 नंबर बढ़े, ये 4 नंबर बढ़े, बट यहां से यहां कितने नंबर बढ़े, 4। यहां पर रूल ब्रेक हो रहा है, इसलिए आपका सी ऑप्शन आंसर था। डी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ए, बी और डी में, क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सिमिलर रूल को फॉलो करते हैं, तो इसमें भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो पहले और दूसरे में हो रहा था। ठीक है, आपको चौथा ऑप्शन देखने की नीड नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बट मुझे आपको यहां पर एक चीज कन्वे करनी है। ये देखो, एक ना स्पेसिफिक पैटर्न बना होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके बैठे हो ना, ये मैं अपने सेशंस में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैं आपको ट्रिक्स जरूर बताता हूं। यहां पर एक स्पेशल नेचर है इन स्टेटमेंट्स का। अब देखो ये कनेक्शन में कैसे आ रहे हैं, जहां से एक स्टेटमेंट शुरू हो रही है वहीं पर अगली स्टेटमेंट स्टार्ट भी हो रही है। ठीक है, जिस पैरामीटर पे एक स्टेटमेंट खत्म हो रही है उसी पैरामीटर से अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है, चाहे यहां पर सम है और अगर यहां पर ऑल भी होता तो भी सभी में सेम पैटर्न लगेगा। ठीक है, ये देखो नेचर देखना है क्वेश्चन का, इधर सम की जगह ऑल आ जाए, ऑल की जगह चाहे सम हो, मैटर नहीं करेगा। तो जब भी इस तरह की कंडीशंस आए कि जिस पैरामीटर से स्टेटमेंट एक खत्म हुई, जस्ट अगले ही स्टेटमेंट उसी पैरामीटर से शुरू हो रही है, तो इसमें सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू माने जाते हैं। तो बिना वेन डायग्राम बनाए आप पूरे का पूरा क्वेश्चन ऐसे ट्रिक्स के साथ सोल्व कर सकते थे। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, जैसे कि यहां पर गिवन था सम टीचर्स आर साइंटिस्ट्स, उसके बाद है सभी साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर्स हैं, और सभी डॉक्टर्स जो है वो क्या है, इंजीनियर्स हैं। अब देखिए कोई ना कोई जो पोर्शन है यहां पर, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में पार्शियली कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ पोर्शन तो वो कॉमन शेयर कर ही रहे हैं, ये इनका कॉमन पोर्शन हो गया। तो सम वाला कुछ भी कंक्लूजन पूछ लो, सम वाले सारे कंक्लूजन यहां पर सही होंगे ही होंगे। ओके, क्वेश्चन आसान था, बट एक ट्रिक आपको कन्वे करनी थी, क्योंकि बाकियों को, बहुतों को मे बी इस ट्रिक का ना आइडिया हो, तो आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर यहां पर ऑल भी रहता तो भी सम वाले सारे कंक्लूजन सही बनते हैं। ये चीजें प्रैक्टिस के साथ आती हैं। नेक्स्ट,
अगेन ये भी बहुत सिंपल था, ये डिफरेंस के थ्रू हो रहा था। इसमें देखिए जैसे 29 से 53 की बात करें, 24 नंबर बढ़ गए, ये 48 नंबर बढ़े, फिर ये 96 हो गए, तो मतलब अगला डिफरेंस जो है वो पिछले डिफरेंस का डबल हो रहा था। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आइए। अब जब भी आपके पास इस तरह का कैरेक्टर पजल का क्वेश्चन हो, जिसके आप ग्रुप एनोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, तो वैसे अब यहां पर आपको देखिए दो ग्रुप्स अवेलेबल हैं, जैसे 36 है, 24 है, फिर उसके बाद क्या गिवन है 65। उसके बाद बात करें तो 40 है, 54 है, और उसके बाद क्या गिवन है 19। तो आपको उन दोनों ग्रुप्स के अंदर जो भी आपको अवेलेबल होगा, सबसे पहले कॉमन आइडेंटिटी पकड़नी होती है। कॉमन आइडेंटिटी क्या है? अगर मैं इन दोनों ग्रुप्स में पहले नंबर की बात करूं, ये देखो 36 की और 40 की, दोनों 4 के मल्टीपल हैं। और दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये दोनों के दोनों 6 के मल्टीपल हैं। जब भी आपको इस तरह से कॉमन आइडेंटिटी दिखे तो उस कॉमन नंबर को यूज कर लो। जैसे 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, और ये 6 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 6 से डिवाइड हो रहा है। इनको रिजल्ट में कन्वर्ट करो। 36 से को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, यहां पर 12 आ गया। 24 को 6 से करेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। सिमिलरली 40 को 4 से किया यहां पर तो 10 आ गया। 54 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 9। अब चाहे इन दोनों नंबर्स को यूज कर लो 10 और 9 से 19 बनाने के लिए, चाहे 12 और 4 को यूज कर लो 65 बनाने के लिए। अब यहां पर देखो कंफ्यूजन थोड़ी क्रिएट होगी, 10 और 9 कितना हो गया 19, डायरेक्टली रिजल्ट आ गया, बट 12 और 4 16 नहीं आ रहा ना। यहां से आप क्वेश्चन को कैची बना सकते हो। अगर मैं 10 और 9 19 यूज कर रहा हूं, मतलब कि 19 का 1 गुना 19 ही होता है। कनेक्शन मिल रहा है ना? तो ये 1 कहां से आ गया, दोनों का डिफरेंस। ये 19 क्या है, दोनों को ऐड करके आया, ये चेक करो। और ये 1 क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया। ठीक है, तो ये क्या चीज आपने देखी है, ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपके पास कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होता है फिर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। चाहे यहां पर चेक कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, माइनस कर दीजिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, आप ये वाली चीज करेंगे, a प्लस बी इंटू, ये सही किया क्या मैंने डिवाइड, अरे ये 12 गलत लिखा है मैंने, यहां पर ये गलत लिखा है। 36 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 आएगा, 9 और 4 13, हाँ नहीं बन रहा। अच्छा यहां से भी कनेक्शन बना सकते थे फिर, जैसे 9 और 4 आपने ऐड कर दिया 13, 13 का 5 गुना कितना हो जाता है 65। बस आपको ये सोचना था इधर 5 क्यों आया, तो वहां से भी आपका कनेक्ट हो जाता अगर इस फॉर्मूले के थ्रू ना आ जाते तो। कि 13 तो समझ में आता है, 9 प्लस 4 है, 5 कहां से आया 9 माइनस 4, तो यहां पर भी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लग गया। ओके, तो ऑप्शन के थ्रू दे सकते हो, जैसे कि ये हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा बेसिकली। ये 4 का सॉरी ये 4 का मल्टीपल नहीं है, इसको अवॉइड करो। ये 4 का मल्टीपल है 5 आ गया, ये 6 का मल्टीपल है 3 आ गया, तो a प्लस बी 8, a माइनस बी 2, 8 गुना 2 16, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो अगले पे आइए। ये क्वेश्चन डिफरेंस के थ्रू ही हो रहा था, ये देखिए ध्यान से, 32 और 54 डिफरेंस देखे तो 22 का आ गया, आगे 44 का, ऐसे ही डिफरेंस डबल होता आ रहा है। ठीक है, आगे 88 का डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन आसान था, बट इसमें भी आपको सिलोजिज्म की तरह एक पैटर्न कन्वे कर रहा हूं। यहां पर आपको 3 पोजीशंस दी गई हैं एक ही सिंगल डाइस की, और पूछा गया 2 का विपरीत कौन है। देखो कहीं भी 2 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में 2 का विपरीत पता है कौन होगा, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। जो फेस या जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है तीनों के तीनों आइडेंटिटीज में या तीनों के तीनों फिगर्स में, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आ रहा है 5, तो 2 का अपोजिट 5 आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। रादर कि आपने कोई भी 2 कंडीशंस को चूज कर लिया है, जैसे 1 और 5 इधर कॉमन है, 1 5 इधर कॉमन है, तो 4 का विपरीत 3 हो गया। फिर इन दोनों को यूज कर लिया, 3 और 5 इधर कॉमन है, 3 5 इधर कॉमन है, तो 1 का विपरीत 6 हो गया, तो 2 का विपरीत कौन बचा, 5 ही तो बचा। तो ये तामझाम करने की बजाय इन चीजों के ऊपर ऐसी कंडीशन जैसे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो कितना टाइम आप सेव कर रहे हो। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने की नीड है, अपने आप ही आपकी स्पीड क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। पेन पेपर लिखने की पेन पेपर ज्यादा से ज्यादा यूज करने की हैबिट आपको छोड़नी है। फिर आप कहेंगे जी स्पीड नहीं बढ़ रही, कैसे बढ़ेगी, अब हर एक चीज को तो लिख लिख के देख रहे हो। जो क्वेश्चन वर्बली हो सकता है इस तरह से, तो बार बार लिख के क्यों देख रहे हो उसे,
टाइम अपना खुद ही वेस्ट कर रहे हो, अपने पैर के ऊपर आप खुद कुल्हाड़ी मारते हो। आपने चीजें तो अंडरस्टैंड कर ली हैं, बट उन ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करना नहीं सीखा। अगर अभी भी आपका बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है, इसलिए तो स्पीड नहीं बन रही है। ठीक है, तो अगर आपका 12 से 13 मिनट में ये सेक्शन हुआ था कंप्लीट तो मच बेटर है। अगर आप 16, 17, 18 इतना टाइम कंज्यूम कर रहे हो रीजनिंग सेक्शन में और इन लेवल के क्वेश्चन के ऊपर, तो भाई बहुत ज्यादा अभी प्रैक्टिस की नीड है आपको। ठीक है, बुरा लगेगा, डर भी लगेगा, भाई पता नहीं क्या बोल दिया, बट आईना दिखाना आपको जरूरी है। इनसे बात नहीं बनेगी। ये टाइम पीरियड होना चाहिए 12 या 13 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब ऑन एन एवरेज आप 30 सेकंड दे सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आगे देखिए, हाँ जी, इसमें बात करें तो अराउंड का कोड गिवन था, क्या दिया गया है, CVU6XP। अब यहां पर देखो काफी स्टूडेंट्स इसमें फंसे होंगे एक जगह पर, मैं बता देता हूं अभी कैसे। 1, 18, 15, 21, 14 और 4, 3, 22, 21, 3, 24 और 16। जैसे कि कंपेयर करो, पहले तो लेटर टू लेटर देखो। ये देखो 2 नंबर बढ़े, 18 से 12, 22 4 नंबर बढ़े, 15 से 21 से 6 नंबर बढ़ गए, फिर कितने नंबर बढ़े, 8 नंबर बढ़े। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो है फंस गए होंगे, भाई 21 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 में 8 जोड़ेंगे 29 आएगा। फिर हम 29 को सोचेंगे, भाई 29वें प्लेस पे कौन सा अक्षर है, कौन सा है जी, 26 + 3 है। फिर इसको क्रॉस चेक किया, अच्छा तभी थर्ड प्लेस से इसको सी के साथ रिप्लेस किया गया। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब आपको पहले 3 लेटर से ही क्लियरिटी मिल चुकी है कि एक लेटर से दूसरे लेटर तक जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो जो इंक्रीमेंट है वो इवन नंबर्स का लग रहा है, सम संख्याओं का। 2 है, 4 है, 6 है, तो 8 में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। टाइम वेस्ट करोगे ना अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए। इसको छोड़ दो, आगे चेक कर लो, क्या 10 नंबर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं, तो इसको गोली मारो। मतलब मैं अपने पैटर्न को लेके कंफर्म हूं, कॉन्फिडेंट हूं। ठीक है, तो जहां कहीं भी इस तरह की सिचुएशन आती है उनको अवॉइड करके उन कंडीशंस को आगे की तरफ बढ़ा करो। क्योंकि जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करते हो ना, इंस्ट्रक्शन तो आप में से कोई पढ़ता नहीं होगा। जहां पर लिखा है ना, आई एम रेडी टू स्टार्ट माई एग्जाम, लिखा होता है ना, देखो एग्जाम स्टार्ट करने से पहले वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ी है कभी, वहां पर लिखा होता है डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर आप किसी भी सिंगल क्वेश्चन के ऊपर फंस जाते हो, उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, डायरेक्टली स्विच कीजिए आप अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यही टेक्निक विद इन द क्वेश्चन भी काम आनी चाहिए। आपने लेटर टू लेटर कंपैरिजन करके देख लिया, अब इसको क्यों क्रॉस चेक करने बैठे हो। अगर आपकी रेपिटेशन का आइडिया आपको नहीं है कि मतलब कि अगर मेरे पास लेटर आ जाता है सपोज यहां पर x, तो 24 में अगर 10 का इंक्रीमेंट करूं तो भाई कौन सा लेटर आएगा, सोचने नहीं बैठना है। पहली बात, सोचने की सिचुएशन बननी नहीं चाहिए। क्या पहली बात तो ये प्रैक्टिस के दौरान सब कुछ क्लियर होना चाहिए। 24 में 10 जोड़ दे 34, 34 का मतलब लेटर एच होता है। ये टिप्स पे होनी चाहिए चीजें। अगर एग्जाम में जाके भी आप ये चीजें फॉलो अप कर रहे हो भाई, फिर मुश्किल से है काम आपका। ठीक है, फिर दिक्कत आएगी आएगी, सिंपल सी बात है। तो मतलब आप भेड़ चाल में चल रहे हो, जैसे बाकी सब कर रहे हैं वैसे भी आप ही कर रहे हो, आप उनसे हटके नहीं चल रहे हो। ओके, क्योंकि देखो रीजनिंग का सेक्शन है जो आपके 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस आपके कंफर्म करवा सकता है। ये चीज मैं कह सकता हूं, चलो ऐसा ना हो कि किसी कैंडिडेट के साथ हो, आपके 25 में से 25 क्या पता इंग्लिश में ना हो, क्या पता आपको वो कैब का कोई क्वेश्चन ना आता हो, जीएस भी, ये दोनों सब्जेक्ट से भगवान की देना है, आगे तो ठीक है नहीं तो ना सही। मैथ के भी जो भी टाइम आप लास्ट में रखें, क्या पता कैलकुलेटिव आ गया तो एक आधा क्वेश्चन ना हो अटेम्प्ट, या स्किप हो जाए या गलत हो जाए जल्दबाजी में, तो बचेगा कौन, सिर्फ रीजनिंग का सेक्शन। तो काफी स्टूडेंट इसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं कि पिछले साल का हमने सिनेरियो देख लिया है, उससे भी पिछले साल देखा था, पेपर काफी आसान आया था, मतलब वो अभी तक 2020 में आए हुए एग्जाम से रूबरू नहीं हुए हैं। जब भी चेंजेस आएंगी वो इंस्टेंट आएंगी, आपको एग्जामिनर पूछ के थोड़ा बताएगा भाई इस बार मैं पेपर टफ डाल दूं, आसान डालूं कि हमेशा जैसा डालूं जैसे पिछले 2 साल में डाला था, अकेले अकेले से पूछेगा। ठीक है, मजाक थोड़ा है भाई। तो आपको चैलेंजेस के लिए रेडी भी तो रहना है। ओके, तो सीरियसली लो रीजनिंग के सेक्शन को, खास तौर पे जो आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के चलो। फॉर ग्रांटेड मत लो कि नहीं भाई कर ही लेंगे,
फिर ओवर कॉन्फिडेंट पक्का मारेगा आपको। अगला सिंपल था ये तो, कॉटन क्लोथ है, शुगर केन इज टू शुगर आएगा। नेक्स्ट, ये अब मैं क्या ही बोलूं, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो तो क्या ही कहा जाएगा। एक क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है, पिछले हफ्ते जिसने भी मॉक लगाया होगा उसने एक क्वेश्चन देखा होगा। अब इसमें कॉमन चीज फॉलो हो रही है, अब इसका मैं सॉल्यूशन मुझे करवाते ही शर्म सी आ रही है। 15, 21, 10, यहां पर क्या है 25, 36 और 17। चेक करो, ये 5 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 5 से डिवाइड कर दो कितना आया 3, 7 से 3 से डिवाइड कर दो कितना आया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10। 5 से डिवाइड करो कितना आया 5, 36 को 3 से डिवाइड करो कितना आ गया 12, 12 और 5 कितना हो गया 17। पिछले हफ्ते भी इन्होंने यही क्वेश्चन डाला था, रिपीट कर दिया भाई। नेक्स्ट, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट क्लू मिल रहा था क्योंकि हाइफन आ गए ना, तो पता चल गया एक लेटर का कनेक्शन एक नंबर के साथ है। 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, हर लेटर की पोजीशन वैल्यू का डबल किया गया था। यहां पर भी सेम, मैंने पहले ही बोला था, सीधा आपको पोजीशन वैल्यूज यूज करनी है। जैसे 8, 10, 14 और 21, इधर बात करें तो 20, 24, बिना पैटर्न सोचे अभी कुछ मत करो, पहले लिख लो 20, 24, फिर 2, फिर 7, उसके बाद देखिए 1, 3, 7 और 14, बस 3 को कैच कर लो, 3 को कैच कर लो, पहले 3 ऑप्शन उठा लिया इनफ है। चौथे की मजबूरी में नीड पड़ी तो उठाएंगे, अदरवाइज नीड नहीं है। चलो इधर देखो, 2 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, 7 नंबर बढ़े, इधर 4 नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से यहां 2 नंबर बढ़े, यहां से यहां 4 नंबर बढ़े, दोनों में पैटर्न डिफरेंट हो गया। 4 में से तो 3 ऑप्शन में पैटर्न सेम रहेगा। इधर देखो 2 नंबर बढ़े, फिर 4 नंबर बढ़े, फिर 7 नंबर बढ़े, मतलब जो पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है वही सेम पैटर्न यहां फॉलो हो रहा है, मतलब बी ऑप्शन आपका डिफरेंट था। ऐसे इतनी स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या आप पलोस पलोस के क्वेश्चन में लगे हुए हैं? चलो भाई, पहले एक ऑप्शन उठाया, नंबर से लिख लिए, फिर उन्हीं को ही कंपेयर करने बैठ गए, फिर तो बन गई बात। आपके भले के लिए यही चीजें बता रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा रूड वे में आपको ये चीजें समझा रहा हूं तो वो आपके भले के लिए ही है, क्योंकि मन दुखता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो हैं उनमें कैलिबर होता है, चीजों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कैलिबर पूरा है, बट अपना माइंड नहीं यूज करते हैं वो। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इन चीजों को देखा है, स्टूडेंट्स को मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो कहां फंस रहे हैं। अपना दिमाग नहीं यूज करेंगे, वो दूसरों के सहारे बैठे हैं। हाँ भी टीचर कन्वे करेगा हमें ये चीज तो ही मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। ओ भाई, क्या पता आप हमसे भी ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें यहां पर निकाल लें, क्या पता हमसे भी बेहतर तरीका हो आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम यहां सिर्फ गाइड करने के लिए बैठे हैं। आपको ऐसा थोड़ा एग्जाम में आपके साथ चलेंगे, पेन नोटबुक आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जाम करवाएंगे, बच्चे थोड़ा हो अब, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से सॉल्व करने की टेक्निक को पकड़ो। सॉल्यूशन से क्या है, सॉल्यूशन तो आपको वो भी दे देंगे, इन्होंने प्रीवियस ईयर बेस्ड के ऊपर बना रखा है, मिल जाएगा, क्वेश्चन सर्च कर लो इनकी वेबसाइट पे जाके। एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके लिए ये सॉल्यूशन देखिए, वीडियो देखिए, अदरवाइज नीड नहीं है। अगला सिंपल था, लेटर टू लेटर कंपेयर कर लो, जैसे 12, 14, 16, फिर उसके बाद 18, एक ही ऑप्शन था, डायरेक्टली पूरा सॉल्यूशन निकालने की नीड नहीं थी। आपके सामने है, मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगे इसका आंसर मार्क करने में। ऑप्शन के थ्रू डायरेक्टली हिट करो, वो भी तभी कीजिए अगर आप अपने लॉजिक पे कॉन्फिडेंट हैं तो। तब देखो कितना टाइम लगा इसे सॉल्व करने में, क्या नहीं हो सकता ये 12 से 13 मिनट में सेक्शन? इससे भी कम टाइम में हो जाएगा अगर बहुत सफिशिएंट लेवल की प्रैक्टिस है तो। बट अगर नहीं भी है, नॉर्मल लेवल पे आप मॉक टेस्ट देते जा रहे हो, स्पीड को मेंटेन रखो ना, जो स्ट्रॉन्ग है पार्ट उसको स्ट्रॉन्ग बना के चलो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के चलो। इंबेडेड फिगर है, हो गया होगा, ये भी सिंपल था। हाँ, सीरीज का क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ये। अब यहां पर देखिए, जैसे हम पहले से दूसरी फिगर में अप्रोच करते हैं, आपको ये दो एलिमेंट जो हैं अपनी सेम पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो बी और सी सेम पोजीशन पे हैं, ये शफल हो रहे हैं। कैसे? डी चला गया नीचे की तरफ, उसके बाद क्या हुआ, फिर जो डी था चलो नीचे की तरफ गया, ई जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया, एफ और ऊपर शिफ्ट हो गया, मतलब कि ये इस तरह से रोटेट हुए। डी नीचे ही जैसे आया नीचे की तरफ, उसने एफ को धक्का मार दिया, एफ ने ई को ऊपर धक्का मार दिया, ठीक है। इस तरह से रोटेशन में आ रहे हैं नीचे से ऊपर तक। अब जब दूसरे से तीसरे बॉक्स की तरफ अगर हम स्विच करेंगे तो यहां पर ये कॉर्नर पे बैठे हुए एलिमेंट, ये देखो ई और डी तो सेम थे, इस बार ये चेंज हुए। जैसे ही बी नीचे आया उसने सी को धक्का मार दिया, सी ने फर्दर एफ को धक्का मार दिया। समझ आया?
चलो पहले ये दो कॉर्नर वाले सेम थे, फिर ये दो कॉर्नर वाले सेम थे, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर उसके बाद ये दोनों कॉर्नर वाले सेम हो गए, बी एफ देखो सेम है, अब ये वाले सेम होंगे, मतलब सी यहां पर और ई यहां पर तो पक्का आएगा। पूरा क्रिएट करने की बजाय ऑप्शन गो थ्रू करो, लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ सी होना चाहिए, सिर्फ यही मेरा आंसर है। पूरा ऑप्शन क्रिएट करने की नीड नहीं है। नॉन वर्बल में बेस्ट पार्ट यही है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ये देखो फिर से इन्होंने गलती की है, पिछले मॉक वाला ये भी 15-3 से आपको 252 बनाना है। अगर मैं 15 और 3 से 252 तक जाना भी चाहता हूं तो देखो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट कीजिए, 15 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, 15 का वर्ग कर दो, कितना हुआ 225। अब 225 में क्या जोड़ू, 252 बन जाए 27, तो वो 27 कहां से आया, 3 का घन करने पे। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या हो रहा था, पहले नंबर का वर्ग हो रहा था और दूसरे नंबर का घन हो रहा था और दोनों का जोड़ कर दिया गया, जिससे आपकी तीसरी संख्या क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह 9 का वर्ग कितना हो गया 81, 6 का घन कितना हो गया 216, तो यूनिट प्लेस कितना आना चाहिए था 7, ऑप्शन एलिमिनेट करो। उसके बाद 8 और 1 9, पीछे 97 चाहिए, सी ऑप्शन आंसर। हाँ जी, इसमें देखिए क्या था, काफियों को बुखार चढ़ा होगा इसको देखते ही, भाई नंबर तो कनेक्ट ही नहीं कर रहे, डिवाइड का साइन भी नहीं है। भाई बहुत आसान था, ये आपको चीज देखने की नीड ही नहीं थी। ये देखो हर एक ऑप्शन में माइनस और मल्टीप्लाई को ही एक्सचेंज किया जा रहा है, तो एक काम करो, माइनस और मल्टीप्लाई तो एक्सचेंज होने ही होने हैं, तो वो उसे इक्वेशन में ही कर दो, मतलब इधर मल्टीप्लाई आ गया और इधर क्या आ गया माइनस आ गया। तो आपका एक क्वेश्चन नया बन गया कि कौन से दो नंबर्स को आपस में इंटरचेंज किया जाना चाहिए ताकि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, बस आपको नंबर को आपस में एक्सचेंज करना था। ठीक है, जैसे 17 और 8 को एक्सचेंज करो, ये चीजें एक ही स्टेप में करनी है, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें। तो क्योंकि नंबर भी काफी करीब करीब है, रिजल्ट भी इनका ऑन एन एवरेज काफी करीब ही है। अगर मैं 17 और 8 को आपस में एक्सचेंज कर लेता है, देखो ध्यान से क्या होगा, 8 दिया 24 बन गया, प्लस का कितना बना 3, और यहां पर कितना आया 17, प्लस 16 माइनस 17 कितना आ गया माइनस का 1। क्या इससे 60 बनता दिखाई दे रहा है? बस ये देखना है, इसको बनाने नहीं बैठना 24 और 3 27 में कम करो 26, नहीं, नंबर को देखते ही पता चल रहा है ये 60 नहीं बना पाएंगे, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा ऑप्शन उठा लो, 3 और 17 एक्सचेंज होंगे, क्या फर्क पड़ेगा, इक्वेशन तो सेम एज इट इज ही रहेगी। ये हो जाएगा 51, 51 में ये कितना हो जाएगा 12, 51 और 12 ये तो 63 बनेंगे, इसको भी एलिमिनेट करो। तीसरे ऑप्शन के ऊपर आओ कि 16 और 3 एक्सचेंज हो सकते हैं। देखो 16 को 3 के साथ अगर इंटरचेंज करूंगा तो 16 का 17 गुना कितनी वैल्यू बैठ जाएगी 270 के करीब। 270 से अब आपको ये 3 8 3 क्या 60 बनवा देंगे बिना डिवाइड के साइन के, तो इसे भी एलिमिनेट करो, आंसर आ गया डी ऑप्शन। ठीक है, चाहे तो कन्वर्ट करके देख लो या देख भी लिया होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो ये थे सारे के सारे रीजनिंग के सॉल्यूशन। कितने टाइम में खत्म किए, 29 मिनट। गपशप भी मैंने बड़ी मारी है ना आज। चलो सभी क्वेश्चन का एक तरह से आइडिया दे दिया। तो देखो जो भी चीजें मैं बताता हूं, चलो थोड़ा र्यूडली भी बोला, सिर्फ आपके फायदे के लिए बोला, ताकि आप लाइटली मत लो चीजों को। ऐसे बोला हूं बच्चे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये देखो भाई ये हम पलोसने की आदत नहीं है हमें, क्या करें। जो भी चीजें आपको कन्वे करते हैं आपके फायदे लिए करते हैं, ताकि उन चीजों को आप थोड़ा सीरियसली लो। फ्यूचर जो है उसको सीरियस कंसीडर करके चलो, मजाक वाली बात नहीं है। अगर नेक्स्ट टाइम के लिए आप इन चीजों को होल्ड पे रखेंगे ना, चल यार ट्रायल बेसिस पे दे देते हैं, अगले टाइम सीरियस होके देंगे, इस बार आइडिया तो लग जाए, तो आप और ज्यादा कंपटीशन जो है वो पीछे से चलता आ रहा है, और ज्यादा कंपटीशन आगे आके मिलेगा। ठीक है, तो जितना कंसीडर करो चीजों को, ये मान के चलो कि मुझे इस साल ही फोड़ना है एग्जाम, अगले साल के लिए होल्ड पे नहीं रखना। ठीक है, उसमें आप ही का बेनिफिट है। तो चलो इसी तरह जल्दी ही मिलूंगा मैं अगले सेशन के अंदर। टेक केयर और अच्छे से प्रेपरेशन करो। ऑल दी बेस्ट।